हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा और ये है पार्ट 1। 2 पार्ट में इस वीडियो को कवर करेंगे। रेफरेंस हमने लिया टीआरजी एंड वीके ओरिजी की बुक से और जो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड एंड कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड यानी कि प्राइमरी डाटा का कलेक्शन। अब जो हम इस पार्ट में करेंगे वो हम फर्स्ट और सेकंड टॉपिक करेंगे। सेकंड टॉपिक हम आधा ही करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। सेकंड टॉपिक का हाफ पोर्शन और पूरा थर्ड टॉपिक हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। जब भी हम डाटा कलेक्ट करने जाते हैं तो हमारे पास 2 सोर्स होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए। एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। फॉर एग्जांपल आप डाटा कलेक्ट करने गए किसी भी बिल्डिंग में, चलो बिल्डिंग में एक छोटे से एरिया का हम ले लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में आप डाटा कलेक्ट करने गए कि इस घर के कितने लोग मदर डेयरी की आइसक्रीम खाते हैं। ये डाटा आप कलेक्ट करने गए तो प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि आप खुद गए और इस बिल्डिंग के हर एक घर से आपने खुद पूछा कि आप कौन सी खाते हो, आप कौन सी खाते हो, आप कौन सी खाते हो, आप मदर डेयरी खाते हो, नहीं खाते हो, खाते हो नहीं खाते हो। तो ये था प्राइमरी सोर्स में ऐसा होता है। सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है कि एक कोई बाहर का इंस्टीट्यूशन होगा जिसने ये डाटा ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ होगा, तो आप डायरेक्ट इसके पास जाओगे और इससे पूछ लोगे कि बता दे यार कि ये इस घर के कितने लोग मदर डेयरी की आइसक्रीम खाते हैं। तो ये अपना डाटा आपके साथ शेयर कर देगा कि ये ले, ये डाटा मैंने कलेक्ट किया था, यहाँ से तुम देख सकते हो। तो ये होता है प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, सेकेंडरी सोर्स में आप कहीं और दूसरी जगह से आप उठा लेते हो डाटा को। ठीक है, अब प्राइमरी सोर्स क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आप गए, आपने इंफॉर्मेशन मांगी, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, आपने नोट कर ली। ठीक है। Secondary source, it implies collection of data from some agency or institution which already happens to have collected the data through statistical survey, जिन्होंने पहले से ही वो डाटा कलेक्ट किया हुआ है। It does not offer you first hand information, ये आपको first hand information नहीं देता आपकी statistical study के लिए। You are rely on the information which is already existing, आपको उसी information पे rely करना पड़ेगा जो आपके पास already मिली आपको वहां से, उस institution ने जो आपको information दी, आपको उसी से अपना काम चलाना पड़ेगा। अब हमें डिफरेंस देखना है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट है इनके डिफरेंस का कि डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। जो प्राइमरी डाटा होता है, प्राइमरी डाटा होता है वो आप खुद कलेक्ट करने जाते हो। ठीक है, आप खुद कलेक्ट करने जाओगे तो वो ओरिजिनल डाटा होगा। आप उनसे सवाल पूछोगे, वो आपको आंसर करेंगे, आपके पास ओरिजिनल डाटा क्रिएट होता रहेगा। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, तो वो ओरिजिनल नहीं होता है। वो ओरिजिनल नहीं होता है। हो सकता है उन्होंने कुछ और पर्पस से वो डाटा कलेक्ट किया, आपका ओरिजिनल है कि आप खुद गए, आपने पूछा, आपने किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं रखी। अब सेकेंडरी डाटा में उन्होंने कैसे डाटा कलेक्ट किया कि आपको नहीं पता, तो वो ओरिजिनल नहीं होता है या कम ओरिजिनल होता है। Primary data are original because these are collected by the investigator from the source of their origin. Against this, secondary data are already in existence and therefore are not original. Secondary data जो है वो already collected है, तो वो original नहीं है। डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। अब डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि सेकेंडरी डाटा जो आपने लिया कहीं से, सेकेंडरी डाटा जब कलेक्ट किया गया होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव जरूरी थोड़ी ना है कि यही होगा कि उस बिल्डिंग में कितने लोग मदर डेयरी की आइसक्रीम खाते हैं। हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि उस बिल्डिंग में कितने लोग आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, तो जैसे उसने पूछा वहां पे कि क्या आप आइसक्रीम खाते हो, उन्होंने बोला हाँ। क्या आप मदर डेयरी की, उन्होंने चलो उनसे ऐसे पूछ लिया कि क्या आप कौन सी आइसक्रीम खाते हो, तो उन्होंने बोल दिया वाडीलाल की। तो वहां पे जब मदर डेयरी वाला जो था डाटा जो हमें कलेक्ट करना था, उसने वहां पे मदर डेयरी के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्रॉस लगा दिया होगा कि ये नहीं खाता। लेकिन हो सकता है कि वाडीलाल भी खाता हो, मदर डेयरी भी खाता हो, अमूल भी खाता हो, ये सारी आइसक्रीम्स खाता हो, चेंज कर करके, इसका कोई पर्टिकुलर ब्रांड ना हो। तो जो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया गया वो
उसका ऑब्जेक्टिव जो था वो अलग था प्राइमरी डाटा के मुकाबले। प्राइमरी डाटा का ऑब्जेक्टिव अलग था। प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेके जाते हो और उस हिसाब से डाटा आप कलेक्ट करते हो। दिस डाटा देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी। इसलिए आपने जो डाटा कलेक्ट किया, आपने अपनी स्टडी के लिए कलेक्ट किया, जो भी आपको करना था उसके लिए उस डाटा के साथ, तो फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, कि सेकेंडरी डाटा जो है वो पहले से कलेक्टेड है किसी और पर्पस के लिए, लेकिन तो आपको उस डाटा को एडजस्ट करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कराने के लिए। Therefore, these data need to be adjusted to suit the objective of study in hand. थर्ड पॉइंट है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कि दोनों डाटा जब आप कलेक्ट करते हो तो उनकी कॉस्ट में फर्क आता है। प्राइमरी डाटा जो होता है वो कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि आप खुद एक एक पर्सन के पास जाओगे, उनसे डाटा कलेक्ट करोगे, तो उसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, मनी भी ज्यादा लगेगी, एफर्ट्स भी आपके ज्यादा लगेंगे। लेकिन जब सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम सीधे डायरेक्ट एक इंस्टीट्यूशन से डाटा कलेक्ट कर डाटा ले लेते हैं उनसे, फिर उसके साथ एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन इसमें आपका मनी भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है और आपके एफर्ट्स भी कम लगते हैं, तो इसलिए ये कॉस्टली नहीं होती है, लेस कॉस्टली होती है। प्राइमरी डाटा आर कॉस्टलियर in terms of time, money and efforts involved than the secondary data. This is because primary data are collected for the first time. क्यों? क्योंकि primary data जो है वो पहली बार collect हो रहा है from their source of origin. Secondary data are simply collected from the published or unpublished reports. जो कि published और unpublished reports है, वहां से हम secondary data उठा लेते हैं, इस वजह से ये कम costly होता है। Accordingly, these are much less expensively. इसकी वजह से ये कम expensive होता है। चलो फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। सेकंड पॉइंट है कि हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, यानी कि बेसिक डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। सब स्टैटिस्टिकल मेथड, क्या मेथड्स हैं, क्या मोड्स है डाटा कलेक्ट करने के। बेसिक डाटा यानी हमारा प्राइमरी डाटा, जो प्राइमरी सोर्स है, जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होती है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, उनको हम फॉलो करके प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। व्हेन बेसिक डाटा इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स प्राइमरी सोर्स, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल टेक्निक। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। कुछ मेथड्स है हमारे पास, जैसे कि पहला है पर्सनल इंटरव्यू। अब ये पर्सनल इंटरव्यू में भी 3 तरीके के इंटरव्यू आते हैं। तो पहले पर्सनल इंटरव्यू में 3 तरीके के आते हैं, सब बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, नोट करते चलना साथ के साथ। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स ऑफ और कॉरेस्पॉन्डेंस। ये तो मैं अभी तुम्हें ऐसे दिखा रही हूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे देखो, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स, मतलब क्वेश्चनेयर्स और शेड्यूल से इन्वेस्टिगेशन करना। मेलिंग क्वेश्चनेयर सर्विस एंड इन्यूमरेटर्स मेथड, ये हो गया बी पॉइंट। बी पॉइंट के भी 2 पॉइंट है। लास्ट आता है टेलीफोन इंटरव्यू, इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो ये 3 मेथड है जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए होते हैं। बहुत ध्यान से इनको नोट कर लेना, पॉइंट वाइज पॉइंट। अब हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते चलेंगे। अब पहला आता है ए पॉइंट, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के तीनों पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है जहां पे कि अगर आप खुद जाते हो एक एक के पास डाटा कलेक्ट करने के लिए, खुद पर्सनली जाओगे एक पर्टिकुलर एरिया में डाटा कलेक्ट करने के लिए। The direct personal investigation is the method by which data are personally collected by the investigator. Investigator खुद जाएगा रिस्पोंडेंट के पास, जिनसे भी उसे डाटा लेना है, डाटा कलेक्ट करना है, उनके पास डाटा कलेक्ट करने के लिए खुद जाना। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब ये कहाँ कहाँ सुइटेबल होता है। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज सुइटेबल पर्टिकुलरली व्हेन, कहाँ सुइटेबल है ये, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज, कि जहाँ पे जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लिमिटेड हो, ज्यादा बड़ी नहीं हो, मतलब एक छोटी सी जगह में आपको डाटा कलेक्ट करना है। अगर आपको बहुत बड़ी जगह में किसी बहुत बड़ा डाटा कलेक्ट करना है तब आप नहीं जा सकते। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड, कि अगर डाटा में ओरिजिनलिटी होना बहुत जरूरी है, कि डाटा हमें बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, तब इन्वेस्टिगेटर को खुद जाना पड़ता है। इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सेफ सीक्रेट, अगर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसको हमें सीक्रेट रखना है, तब इन्वेस्टिगेटर को खुद जाना पड़ता है। एक्यूरेसी अगर हमें ज्यादा चाहिए तब जाना पड़ता है। और जब डायरेक्ट कांटेक्ट जो है रिस्पोंडेंट के साथ नेसेसरी हो, रिक्वायर्ड हो, तब
ये वाला जो मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, तब ये सूट करता है। तो इन सब जगहों पे ये मेथड सूट करता है, सुटेबिलिटी है। अब मेरिट्स क्या क्या है इस मेथड के? ओरिजिनलिटी, जब आप खुद जाओगे डाटा कलेक्ट करने के लिए, इसका मतलब वो ओरिजिनल डाटा होगा क्योंकि आपने खुद कलेक्ट किया है वो। एक्यूरेसी ज्यादा होगी उसमें, यानी शुद्धता ज्यादा होगी। रिलायबिलिटी, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, आपने खुद कलेक्ट किया तो आप विश्वास भी कर सकते हो उस डाटा पे। रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पूछ लेता है रिस्पोंडेंट से। यूनिफॉर्मिटी, ऐसा डाटा होता है जो इक्वालिटी होता है, यानी अगर हमें किसी चीज से कंपैरिजन करना है तो हम कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर ऐसे डाटा कलेक्ट करेगा जिसमें यूनिफॉर्मिटी होगी। इलास्टिक होगा, यानी कि जिसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा तो वो एडजस्टमेंट कर देगा अपने क्वेश्चंस में, क्वेश्चन बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो ऐसा डाटा इलास्टिक होना चाहिए। कौन सा डाटा? ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं? मेरिट्स देख लिया, फायदे देख लिया, अब नुकसान देख लेते हैं। डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, जो बड़े एरिया होते हैं उनको कवर करना डिफिकल्ट होता है, यानी इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा तो वो ज्यादा बड़ी जगहों पे नहीं जा सकता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बिकम वेरी डिफिकल्ट व्हेन द एरिया ऑफ द स्टडी इज वेरी वाइड। पर्सनल बायस, अब जब इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है और वो डाटा कलेक्ट कर रहा है तो हो सकता है वो किसी तरीके कोई पर्सनल बायस कर दे। वो अपने किसी जानने वाले से अगर घर गया, उनसे डाटा कलेक्ट कर रहा है तो हो सकता है वो कुछ पर्सनल बायस कर दे, ठीक है, यानी कि कुछ भेदभाव कर दे, डाटा में कुछ गड़बड़ी कर दे अपने हिसाब से। तो पर्सनल बायस होने के भी चांसेस रहते हैं। और तीसरी चीज की बहुत कॉस्टली होती है कि इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा तो ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, मनी भी ज्यादा लगेगी और एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे। और लिमिटेड कवरेज, की छोटी एरिया को ही हम कवर कर पाएंगे, जिससे कि जो हमारा डाटा होगा वो लिमिटेड कवरेज का होगा, मतलब थोड़े से लोगों से मिलके जो डाटा बना होगा। इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, कि जो हमारा एरिया होगा इन्वेस्टिगेशन का वो स्मॉल होता है। द रिजल्ट आर देयर फॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव, तो जो रिजल्ट आएगा वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होगा। दिस में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन, जिसकी वजह से रॉन्ग कंक्लूजन हो सकता है। मान लो डाटा जैसे था कि मदर डेयरी की आइसक्रीम कौन खाता है, हमने एक बिल्डिंग से डाटा कलेक्ट करके पूछ लिया और बता दिया कि 90% लोग खाते हैं, पर हो सकता है हमारा मेन मिशन क्या हो कि हमको हमने दिल्ली की एक बिल्डिंग से पूछ लिया, लेकिन हमें पूरे दिल्ली का जानना हो। अगर पूरे दिल्ली का जानना हो तो हो सकता है पूरे दिल्ली में अगर वो 50% हो, लेकिन हमने सिर्फ एक बिल्डिंग से पूछ के ये डाटा पूरा अज्यूम कर लिया कि 90% लोग आइसक्रीम खाते हैं मदर डेयरी की, लेकिन एक्चुअल में कितने खाते हैं? 50%। तो जो हमारा डाटा निकलेगा, जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो रॉन्ग भी हो सकता है, हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि कवरेज जो होती है हमारी इसमें वो लिमिटेड होती है। अगला आता है, सेकंड पॉइंट है ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, इसमें आप जब डाटा कलेक्ट करते हो तो आप डायरेक्ट नहीं पूछते हो उस पर्सन से जिससे आपको डाटा कलेक्ट करना है, यानी रिस्पोंडेंट से आप डायरेक्ट नहीं पूछते हो। आप क्या करते हो, एक विटनेस होता है जिसको पता होता है कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा था, ऐसा ऐसा हुआ, तो आप उससे डाटा कलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वही मदर डेयरी के आइसक्रीम का एग्जांपल लेके चले तो आप डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से नहीं पूछोगे, आप किसी विटनेस से पूछोगे। इससे पूछोगे कि क्या ये मदर डेयरी की आइसक्रीम खाता है, तो ये बोलेगा कि हाँ ये खाता है, या बोलेगा कि नहीं ये नहीं खाता है। तो आप डायरेक्टली उस पर्सन से ना पूछकर आप किसी विटनेस से पूछ लेते हो। इन दिस method information is obtained not from the persons regarding whom the information is needed, उस डायरेक्ट पर्सन से नहीं पूछते जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। It is collected orally from other person who are expected to possess the necessary information, हम उस पर्सन से पूछ लेते हैं जिसको वो इंफॉर्मेशन पता होगी। These other person are known as witness, इसको हम क्या बोलते हैं? विटनेसेस। अब इसकी सुटेबिलिटी कहाँ कहाँ आती है? जहां पे जो इन्वेस्टिगेशन की फील्ड होगी वो लार्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन की फील्ड लार्ज होगी, और इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जहां पे हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना नहीं सकते रिस्पोंडेंट के साथ, मतलब पॉसिबल नहीं है रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली बात करना। द कंसर्न रिस्पोंडेंट आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, अगर जो
रिस्पोंडेंट है वो इंफॉर्मेशन देने के कैपेबल नहीं है, यानी वो इग्नोर करता है या इलिटरेट है, जिस वजह से वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इंफॉर्मेशन। अगर हमें कुछ ऐसा डाटा कलेक्ट करना है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है तो हमें उसके लिए क्या एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, तो जो उसकी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ एक्सपर्ट्स ही प्रोवाइड कर सके। कभी ऐसा डाटा है तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं, फायदे क्या क्या है कि वाइड कवरेज, बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं हम ऐसे, लेस एक्सपेंसिव, पैसे कम लगते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है, इसमें बायसनेस नहीं होती इन्वेस्टिगेटर की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो रिस्पोंडेंट को पर्सनली नहीं जाता, बायसनेस, फ्री फ्रॉम बायसनेस है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर की तरफ से। सिंपल टेक्निक है, सिर्फ पूछना ही है आपको। और लेस एक्यूरेट होता है, हो सकता है कि जो विटनेस है वो सही इंफॉर्मेशन ना दे, तो एक्यूरेसी कम हो सकती है। बायसनेस हो सकती है विटनेस की तरफ से बायसनेस हो सकती है कि रिस्पोंडेंट जो है वो विटनेस का रिलेटिव हो या कोई जानने वाला, कुछ भी हो सकता है, तो विटनेस बायसनेस कर सकता है उस डाटा में कि गलत इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दे, जिसकी वजह से डाउटफुल कंक्लूजन निकल के आ सकता है कि डाटा में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से डाउटफुल कंक्लूजन आ सकता है। चलो, पर्सनल इंटरव्यू के 2 पॉइंट हमने पढ़े, ठीक है। तो अब हम डिफरेंस कर लेते हैं पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में। इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं। जो 2 पॉइंट हमने पढ़े उन दोनों पॉइंट में डिफरेंस। पहला डिफरेंस है कि इन द केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रिस्पोंडेंट। कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है रिस्पोंडेंट से, लेकिन इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है। वो डायरेक्ट कांटेक्ट किससे करता है? विटनेस से करता है, विटनेस से पूछता है, विटनेस से पूछ लेता है रिस्पोंडेंट के बारे में। वो डायरेक्ट कांटेक्ट रिस्पोंडेंट से नहीं करता इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में। दूसरा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वहां करते हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन की फील्ड स्मॉल हो, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट पर्सनल कहाँ करते हैं? जहां पे इन्वेस्टिगेशन की फील्ड लार्ज हो, वाइड हो, ठीक है, वहां पे करते हैं हम। अगला आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी वेल वर्स्ड, यानी तजुर्बा होना चाहिए उसको किस चीज का? लैंग्वेज का और कल्चरल हैबिट्स जो भी है रिस्पोंडेंट की उसका यानी जो भी रिस्पोंडेंट है जिससे आप बात करने जा रहे हो उसकी लैंग्वेज जो है वो आपको पता होनी चाहिए और उसका क्या कल्चरल हैबिट्स है वो आपको पता होने चाहिए इन द केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा होना कंपलसरी नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जो कि है वो क्या होता है? कॉस्टली होता है। लेकिन इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कॉस्टली नहीं होता है, लेस कॉस्टली होता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली कॉस्टलियर देन द इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे डिफरेंस के, आई होप समझ आगे होंगे। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, कि लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन लेना। देखो मतलब अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, कि इसमें इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना वो लोकल पर्सन को या वहां का जो रहने वाला है उसको अपॉइंट कर लेता है कि तुम जाओ और जाके डाटा कलेक्ट करो। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल पर्सन को वो अपॉइंट कर लेगा कि तुम जाओ और इस पर्टिकुलर चीज पे डाटा कलेक्ट करो, कि मदर डेयरी के आइसक्रीम पे डाटा कलेक्ट करो कि कौन खाता है और कौन नहीं खाता है। खुद नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेटर, वो लोगों को अपॉइंट कर लेगा, वहां के लोकल लोगों को अपॉइंट कर लेगा कि तुम जाओ और डाटा कलेक्ट करो। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। अब ये लोग अपने हिसाब से डाटा कलेक्ट करेंगे और डाटा कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर को दे देंगे। अब इसकी सुटेबिलिटी क्या है कि जब हमको रेगुलर और कॉन्टिन्यूस डाटा चाहिए होता है तब हमें ये मेथड यूज करना चाहिए। दूसरा, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बड़ा हो और जब इंफॉर्मेशन कुछ जर्नल्स, मैगजीन्स या रेडियो टीवी भी यूज करे, ऐसी इंफॉर्मेशन जो ये सब लोग भी यूज करे, वो वाला डाटा हम इस तरीके से करते हैं, निकालते हैं, मतलब फाइंड करते हैं। अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जब हमें जरूरत ना हो, कि जरूरी नहीं है कि एक्यूरेसी ही हो,
ज्यादा एक्यूरेसी की हमें जब जरूरत ना हो इंफॉर्मेशन में, तब हम ये वाली टेक्निक का यूज करते हैं। मेरिट्स क्या क्या होते हैं? इकोनॉमिकल होता है, खर्चा कम आता है, टाइम भी कम लगता है, मनी कम लगती है, एफर्ट्स भी कम लगते हैं, बड़ा एरिया कवर हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोकल पर्सन जाके डाटा कलेक्ट करते रहते हैं अलग अलग जगह के, तो एरिया भी ज्यादा कवर होता है। कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है क्योंकि हर रोज हमको नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जब ये स्पेशल पर्पस के लिए, ये सुटेबल किसके लिए होता है? स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे कि हमें किसी ग्रेन मार्केट की प्राइस जाननी है, जिससे हमें एग्रीकल्चर प्राइसेस का इंडेक्स बनाना है कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं, तो ये डाटा फिर वहां सुटेबल है, वहां पे सूट करेगा कि जाएगा लोकल इन्वेस्टिगेशन और मार्केट में सबके प्राइस पूछ लेगा कि क्या प्राइस चल रहे हैं आजकल, ठीक है, और फिर वो इन्वेस्टिगेटर को बता देगा कि ये सब प्राइसेस चल रहे हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है कि इसमें ओरिजिनलिटी कम होती है क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता रिस्पोंडेंट के साथ इन्वेस्टिगेटर का। यूनिफॉर्मिटी कम होती है क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, तो समानता नहीं रहती। बायसनेस हो सकती है, कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी लोकल पर्सन है वो बायसनेस कर सकते हैं डाटा में। एक्यूरेसी कम रहती है, कलेक्शन में डिले होता रहता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता रहता है, और दूसरी चीज एक्यूरेसी कम रहती है। तो ये हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए पर्सनल इंटरव्यू के। पर्सनल इंटरव्यू जो था, देखो एक मिनट, ये इसके तीनों पॉइंट हमने ए पार्ट कर लिया हमने सेकंड पॉइंट का। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और पार्ट 2 जरूर देखना बाकी पॉइंट्स के लिए।